आइए दोस्तों इलस्ट्रेशन 8 की बात करते हैं। ठीक है, ये सी ए इंटर स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 8 है और ये हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं यहीं से करवा रहा हूँ आपके स्टडी मटेरियल से। नोट्स नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये हॉस्पिटल के ऊपर है। ठीक है, हॉस्पिटल के केस में कॉस्टिंग कैसे की जाती है, पेशेंट जो होते हैं उनसे कैसे अपन उनका फीस लेते हैं, वो सारी चीज़ें अपन इसमें समझेंगे। ठीक है, तो हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा एक मिनट देख भी लेते हैं। देखो क्या लिखा है। हॉस्पिटल क्या करते हैं, बहुत सारी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर उनकी कॉस्टिंग जो है वो हमें करनी होती है, तो वो हमें सीखना है यहाँ पर, है ना। एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि आउट पेशेंट, मतलब जो पेशेंट आते हैं ना कि बस अपना मेडिकल सर्विस जो भी लेनी है लेकर और वो चले गए। इन पेशेंट जो आते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर उनको अपन सर्विसेज देते हैं। फिर मेडिकल सर्विसेज लाइक एक्सरे स्कैनिंग वगैरह हो सकते हैं। जनरल सर्विस कई बार कैटरिंग, लॉन्ड्री, पावर हाउस, बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, तो इनका भी चार्ज लेते हैं वो आपसे, है ना। ठीक है, मिसलेनियस सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, डिस्पेंसरी एक्सेट्रा। ठीक है, यूनिट ऑफ कॉस्ट उन्होंने बताया आउट पेशेंट में पर आउट पेशेंट कितना हम चार्ज लेंगे या कितना खर्चा आता है। इन पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हुआ है तो उससे पर रूम डे कितना लेना है। स्कैनिंग में पर केस कितना लेना है स्कैनिंग करने का, है ना। लॉन्ड्री वगैरह का पर 100 आइटम लॉन्डर्ड, तो ऐसी करके सारी चीज़ें बताई हैं, यूनिट बताई हैं वो तो, है ना। तो एक जनरल आइडिया दिखा रहा हूँ आपको। फिर क्या है भाई, कॉस्ट सेग्रीगेशन। द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हॉस्पिटल के केस में भी आप कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट में बांट सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट के कुछ एग्जांपल दिए हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन टाइमलीनेस एंड रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, मतलब सर्विसेज पर डिपेंड नहीं करती है फिक्स्ड कॉस्ट, बल्कि क्या पर डिपेंड करती है, टाइम पर। ठीक है, जितने टाइम रुकोगे उतना आपको चार्ज लग जाएगा, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर भी यही होता है कि जो टाइम के हिसाब से लगे, आउटपुट के हिसाब से या सर्विस के हिसाब से लगने की बजाय जो टाइम के हिसाब से लगे। फॉर एग्जांपल रेंट आपका लगता है हॉस्पिटल की बिल्डिंग का, तो वो रेंट तो ऑब्वियसली यार टाइम के हिसाब से लगता है। आपके यहाँ एक भी पेशेंट ना आए तो भी बिल्डिंग का रेंट लगेगा, है ना। सो रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड, फॉर एग्जाम्पल स्टाफ की सैलरी, आपके यहाँ पेशेंट आए या ना, स्टाफ तो सैलरी लेगा। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा, है ना। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द लेवल ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। वेरिएबल कॉस्ट सर्विस पर डिपेंड करती है, जिसको ज़्यादा सर्विसेज देंगे उसमें ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, जिसको कम सर्विसेज देंगे उसको कम वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, जैसे कि मेडिसिन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉन्ड्री चार्जेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फूड सप्लाइड टू पेशेंट, जितना फूड जाएगा उतना आपका खर्चा आएगा, है ना। ठीक है, फिर पावर एक्सेट्रा, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। वेरिएबल जो सर्विसेज पर डिपेंड करते हैं, जितनी ज़्यादा सर्विसेज उतना ज़्यादा वेरिएबल खर्चा, और फिक्स्ड कॉस्ट जो टाइम के हिसाब से चलते हैं, सर्विसेज कितनी देर है इससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलो तो अब अपन कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखो क्या है इसमें। ABC हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट इन अ हायर्ड बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग इन्होंने किराए पर ले रखी है और उस पर क्या चलाते हैं, CCU, क्रिटिकल केयर यूनिट। CCU consist of 35 beds and 5 more beds can be added if required। तो 35 बेड्स तो हैं ही, 5 बेड और अपन ऐड कर सकते हैं, इतना स्पेस इनके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ज़रूरत होगी तो 5 बेड और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। रेंट पर मंथ कितना है भाई, 75,000 है। सुपरवाइज़र 2 पर्सन हैं, पर मंथ की सैलरी 25,000 है एक जन की। नर्सेस में भी वही है, 20,000 पर मंथ है एक नर्स की सैलरी और 4 पर्सन हैं। वार्ड बॉयज़ कितने हैं भाई, 4 हैं और 5,000 पर मंथ का उनका सैलरी है। डॉक्टर्स के लिए पे करा जाता है 2.5 लाख पर मंथ। ठीक है, पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंट बाय देम। तो 2,50,000 पर मंथ बता ही दिया है, पर फिर भी उन्होंने लिखा है कि पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंट बाय देम। इसका मतलब एक तरीके से ये वेरिएबल कॉस्ट मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि हम आपको फिक्स पेमेंट नहीं कर रहे, बल्कि कैसा पेमेंट कर रहे हैं, आप कितना टाइम दे रहे हो, कितनी सर्विस दे रहे हो, कितने पेशेंट अटेंड कर रहे हो, उसके हिसाब से हम आपको देते हैं। वो अलग बात है कि कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना आया है, 2.5 लाख आया है। ओके, तो इससे पता चल रहा है इस लाइन से कि ये वेरिएबल कॉस्ट है ना। फिर अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आर एज फॉलोज।
ठीक है, इधर अधिकतर खर्चे पर मंथ में दिए थे, अभी क्या लिखा है कि खर्चे फॉर द ईयर है। रिपेयर का खर्चा 81,000 फिक्स्ड है। फूड टू पेशेंट वेरिएबल है, खुद ही बता दिया। तो जिस तरीके से वो खुद से बता रहे हैं ना फिक्स्ड और वेरिएबल, इसका मतलब पक्का कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल आपको अलग करने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर अदर सर्विसेज टू पेशेंट 3 लाख, ये भी वेरिएबल है। लॉन्ड्री चार्जेस 6 लाख, ये भी वेरिएबल है। मेडिसिन 7,50,000 वेरिएबल खर्चे। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,80,000। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अलॉटेड 10 लाख, ऑब्वियसली फिक्स्ड ही होंगे तो, क्योंकि अलॉटेड है मतलब खर्चा ओवरऑल जो भी हुआ होगा और वो इस वाली यूनिट पर इतना चार्ज करा गया। ठीक है, सो इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फॉर 150 डेज इन अ ईयर 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। 150 दिन में पूरे 35 के 35 बेड आपके ऑक्यूपाई थे। एंड फॉर 80 डेज ओनली 25 बेड्स पर ऑक्यूपाइड। तो सर बाकी के दिन कहाँ गए, साल में तो 365 दिन होते हैं, तो ठीक है उनमें नहीं आया होगा कुछ भी, है ना, नहीं कोई हॉस्पिटलाइज हुआ होगा, रूम डेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, रूम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, है ना, या बेड की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, ऐसा मान लेते हैं अपन, और क्या कर सकते हैं। सो इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 150 डेज 35 बेड ऑक्यूपाई थे और 80 दिन 25 बेड ऑक्यूपाई थे। ठीक है, द हॉस्पिटल हायर्ड, कितना हायर किया था, 750 बेड्स एट अ चार्ज ऑफ 100 पर डे पर बेड। तो भाई 750 बेड किराए पर लिए थे इन्होंने, और किराया कितना था, एक बेड का एक दिन का 100 रुपया था। ठीक है, क्यों लिया था, टू एकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट, ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो उनका बढ़िया चलता रहे आना जाना, है ना। सो हाउएवर दिस डज नॉट एक्सीड मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड्स, however this does not exceed more than 5 extra beds over and above the normal capacity of 35 beds on any day। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 एक्स्ट्रा बेड ही हमें लगे हैं। ठीक है, 5 एक्स्ट्रा बेड मतलब एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पर 35 बेड्स की तो हमारी कैपेसिटी है, उसके ऊपर 5 एक्स्ट्रा हम लगा सकते थे बेड, तो हमने 5 ही एक्स्ट्रा लगाए। ठीक बात है, तो ऑब्वियसली आप बताओ वो एक्स्ट्रा बेड कब लगाए होंगे, इन 150 दिनों में लगाए होंगे। सर ये कैसे बोल सकते हैं आप खुद ही सोचो, 150 दिन में ये 35 बेड पूरे भरे थे, इसका मतलब 35 के ऊपर अगर जाएगा तो इन्हीं केसेस में जाएगा। अभी जो 80 दिन है उसमें तो 25 बेड ही ऑक्यूपाई थे, इसका मतलब वैसे ही 10 बेड खाली थे, तो 5 एक्स्ट्रा बेड का तो सवाल ही नहीं उठता। समझे आप बात को, तो इसका मतलब 150 दिन 35 बेड तो भरे ही थे, इसके अलावा 5 एक्स्ट्रा बेड भी हमें लगे थे, 5 एक्स्ट्रा बेड भी हमें लगे थे हर एक दिन 150 दिन तक, है ना। तो आप चेक करो 150 इंटू 5, 150 डेज इंटू 5 कितना आएगा, 750 आएगा ये, 150 इंटू 5 750 आ रहा है। तभी तो 750 बेड हायर करने पड़े थे। तो पहले दिन 5 बेड हायर किए, ठीक है, उनका किराया 100 रुपये के हिसाब से पे करा होगा। फिर अगले दिन फिर आपने 5 बेड किराए पर लिए होंगे, अगले दिन फिर 5 बेड किराए पर लिए होंगे, 150 दिन तक, है ना। सो 150 दिन तक आपने क्या करा, 5 बेड हायर किए, तो मतलब टोटल 750 बेड हायर किए। ठीक है, और किराया कितना है, 100 रुपये पर बेड पर डे, तो इंटू 100 कर दो। ठीक है, सो हमने परमानेंटली 750 बेड हायर करके नहीं रखे हैं, नहीं तो वो तो नौटंकी हो जाएगा यार। 750 35 का तुम्हारा कैपेसिटी है, 750 बेड हम किराए पर कैलकुलेट लेंगे, तो ये 750 कैसी हुई समझ रहे हैं आप। एक दिन 5 एक्स्ट्रा, फिर अगले दिन फिर से 5 एक्स्ट्रा, फिर अगले दिन फिर से 5 एक्स्ट्रा, तो 150 दिन में 150 दिन में 5 एक्स्ट्रा करके 750 बेड हमने एक तरीके से हायर कर लिए। ठीक बात है, तो 750 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका बेड का हायर चार्जेस 75,000 का, है ना। आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, देखना 5 बेड एक दिन में आपने लिए, ठीक है। अब इंटू आपने 100 रुपये के हिसाब से किराया दिया इनका, एक दिन में 5 बेड लिए हायर किए, 100 रुपये के हिसाब से किराया दिया, तो 500 रुपये दे दिया। अब ऐसा 150 दिन करा आपने, 150 बार करा, 5 बेड एक्स्ट्रा लिए, तो मतलब 150 इंटू 500, बोलो यारो, 500 रुपये एक दिन का बेड का हायर चार्जेस, तो 150 दिन का कितना, तो मल्टीप्लाई कर दो 500 इंटू 150, ठीक है, तो याद आया कितना 75,000, कैसे भी कर लो, है ना। ओके चलो, तो इतना समझ में आया आपको। फिर क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे।
प्रॉफिट निकालना है आपको। इफ़ द हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट। ठीक है, क्या कहा है भाई उन्होंने, आपको प्रॉफिट पर पेशेंट डे निकालना है और हम पेशेंट से कितना रिकवर करते हैं, 2000 रुपये पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट। ठीक है, बहुत अच्छा। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन भी निकालना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन क्या है इसका, तो ठीक है किसी भी चैप्टर में स्टडी मेट का क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज़ आ जाता है, ऐसा समझ लीजिए आप, है ना, ऐसा समझ लीजिए आप, ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो निकाल देते हैं पेशेंट डे, क्योंकि वो बहुत आसान काम है। कैसे, 35 बेड 150 दिन, तो 5250 तो यही हो गए। 35 बेड फुल थे ना 150 दिन तक, तो 5250 पेशेंट डे तो ये हो गए। ठीक है, ऐसा मान के चलो एक बेड बराबर एक पेशेंट, एक बेड पर एक ही पेशेंट रहेगा ना। सो 35 बेड मतलब 35 पेशेंट, तो 35 पेशेंट इंटू 150 दिन, तो पेशेंट इंटू डेज करोगे तो क्या आएगा, पेशेंट डेज आएंगे ना। समझा कि नहीं समझा, ये 35 क्या है पेशेंट और ये 150 क्या है डेज। सो पेशेंट इंटू डेज क्या आएगा, पेशेंट डेज, है ना, 5250। इसका और अच्छे से इंटरप्रिटेशन थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा, है ना, थोड़ा वेट करिए। फिर 25 बेड्स 80 दिन, या यूँ कहिए कि 25 पेशेंट 80 दिन, तो 2000 ये हो गए, और एक्स्ट्रा बेड 750 लिए थे टोटल, तो 8000 आपके हो गए टोटल पेशेंट डेज। ठीक बात है। ये कैसे आया होगा, मैंने बताया था 5 बेड इंटू 150 दिन, है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं, तो आ जाएगा 750। चलो तो हो गया आपका ये 8000 पेशेंट डेज। ठीक बात है। अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पर, या यूं कहिए कि अपन पहले क्या करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। इन्होंने क्या करा है, सेल्स यहीं पर लिख दी है या फिर रेवेन्यू यहीं पर लिख दी है, तो ठीक है, उससे हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। अपन ने कैसा सीखा है कि पहले सारी कॉस्ट ऐड कर लो, ठीक बात है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो जो रेवेन्यू है उसमें से कॉस्ट घटा दो, है ना। पर ठीक है, इनके जैसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सो क्या लिखा है, इनकम फॉर द ईयर, इसे क्या बोलना चाहिए कायदे से, रेवेन्यू फॉर द ईयर, है ना। रेवेन्यू फॉर द ईयर कितना हो जाएगा, 2000 पर पेशेंट, तो आपका क्या है, अपन फीस चार्ज करते हैं, और 8000 पेशेंट डे आए हैं। ठीक बात है, तो ये आ जाएगा आपका 160 लाख, 160 लाख रुपए तो आपका रेवेन्यू आ गया। ठीक है, तो कैसे भी कैलकुलेट करें वही आएगा। ऐसे समझिए आप कि हम एक पेशेंट से 2000 रुपये लेते हैं एक दिन का, एक पेशेंट से 2000 रुपये लेते हैं एक दिन का। ठीक बात है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि 2000 रुपये एक दिन का, अब मान लो कोई पेशेंट 10 दिन रुका तो इंटू 10 कर दो, समझे आप बात को, तो ये 20,000 रुपये आ जाएगा एक पेशेंट का। फिर कितने पेशेंट हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली आप पेशेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो इससे अच्छा पेशेंट डे से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये जनरल मैथ्स है, मतलब आप पहले डेज से मल्टीप्लाई करोगे फिर पेशेंट से मल्टीप्लाई करोगे। एक दिन का 2000 रुपये, फिर वो 10 दिन रुका तो वो मल्टीप्लाई करोगे, फिर कितने पेशेंट रुके उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो इससे अच्छा पेशेंट और डेज को पहले ही मल्टीप्लाई कर लो और फिर रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। ये इस तरीके का सिस्टम चलता है। ओके, सो रेवेन्यू आपका कितना आ गया, 8000 पेशेंट डे इंटू 2000, 160 लाख। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी भाई, डॉक्टर की फीस मैंने बताया था, जितने पेशेंट अटेंड करोगे उसके हिसाब से डॉक्टर को फीस मिलती है, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट थी, है ना। सो 2,50,000 पर मंथ थी, इंटू 12 करा तो 30 लाख आ गया। ठीक है, एक महीने का था ना 2.5 लाख, तो 12 महीने का 30 लाख। फिर फूड टू पेशेंट लिखा ही था, वेरिएबल है, तो 8,80,000 गिवन था ये अमाउंट, चेक करो आप कहाँ गया, ये रहा 8,80,000, ये भी गिवन है। ऐसी और सारी वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, वो भी लिख लेते हैं। अदर सर्विसेज टू पेशेंट 3 लाख, लॉन्ड्री चार्जेस 6 लाख, मेडिसिन 7,50,000, ये सब में लिखा था कि ये वेरिएबल है ना। केवल डॉक्टर फीस में नहीं लिखा था, वो अपन ने समझ के देखा कि यार ये क्या है ना। फिर बेड हायर चार्जेस में लिखा नहीं था, पर ऑब्वियसली यार पर बेड के हिसाब से अगर खर्चा पड़ रहा है इसका मतलब वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आया था 75,000। ठीक है, तो ये हो गए सारे वेरिएबल खर्चे, तो वेरिएबल खर्चों का टोटल आ गया 56,05,000। तो 160 लाख की रेवेन्यू में से 56,05,000 घटा दीजिए तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 103,95,000।
103,95,000। ठीक है, अब आ जाते फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी गिवन है। रेंट 75,000 पर मंथ था, इंटू 12 करा तो 9 लाख आ गया। सुपरवाइज़र 25,000 थे एक पर्सन की एक महीने की। ठीक बात है, 2 पर्सन थे मतलब 50,000 की सैलरी हो गई। देखा जाए तो सुपरवाइज़र की हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप, 2 सुपरवाइज़र रख रखे हैं, एक को 25,000 देते हैं एक महीने का, मतलब 2 को 50,000 देते हैं, 2 को 50,000 देते हैं। तो ठीक है, 12 महीने का कितना हो जाएगा, 6 लाख, है ना। ठीक है, ऐसी नर्सेस 4 नर्स रख रखी हैं और एक को एक महीने का 20,000 देते हैं, तो चारों को मिलाकर 80,000 देते हैं। तो कुल मिलाकर नर्स के नाम पर 80,000 जाते हैं एक महीने में, तो 12 महीने में कितने जाएंगे, 9,60,000। ठीक है, वार्ड बॉयज़ का क्या है भाई, 4 लोग हैं, एक को 5,000 देते हैं एक महीने का, मतलब वार्ड के नाम पर कितने जाते हैं, 20,000 रुपये जाते हैं एक महीने में, तो 12 महीने में 2,40,000। ठीक है, रिपेयर्स को लिखा ही है फिक्स्ड 81,000। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,80,000, ये भी गिवन है। एडमिन एक्सपेंसेस अलोकेटेड 10 लाख। तो अलोकेटेड कोई भी खर्चा होता है वो फिक्स्ड ही होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रहना चाहिए, है ना। बाकी तो सब सीधा सीधा लिखा ही है कि फिक्स्ड है। ओके, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई आपकी 48,61,000। तो कंट्रीब्यूशन आया था आपका 103,95,000। उसमें से क्या करिए आप 48,61,000 हटा दीजिए, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 55,34,000। ठीक है, अब पूछा क्या था उन्होंने, प्रॉफिट पर पेशेंट डे। प्रॉफिट पर पेशेंट डे तो करना क्या चाहिए आप बताओ ऑनेस्टली। 55,34,000 55,34,000 डिवाइड बाय क्या कर दूँ, पेशेंट डेज कर दूँ। कितने आए थे पेशेंट डेज, 8,000 आए थे ना। देखो ये पेशेंट डेज 8,000 आए थे, तो डिवाइड बाय क्या कर दो, 8,000 कर दो, तो कितना आ जाएगा 55,34,000 डिवाइड बाय 8,000, तो ये आ जाएगा आपका 691.75। तो आ जाएगा प्रॉफिट पर पेशेंट डे। ठीक है, इतना प्रॉफिट टोटल हुआ है और पेशेंट डे 8,000 है, तो एक पेशेंट एक दिन रुकता है तो हमें उससे 691 रुपये बच जाते हैं। वापस बोल रहा हूँ, इसका मतलब समझना, एक पेशेंट एक दिन रुकता है, क्योंकि हमने डिवाइड कैसे करा है, पेशेंट डेज से। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पेशेंट डे मतलब एक पेशेंट एक दिन रुकता है तो 691 रुपये का हमें फ़ायदा हो जाता है। अब मज़े की बात क्या है कि इन्होंने ये कैलकुलेट ही नहीं करा है। इन्होंने क्या निकाला है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे निकाला है, प्रॉफिट निकाला ही नहीं है। मतलब जो पूछा था वो इन्होंने नहीं करा है, शायद ये स्किप कर गए या भूल गए, जो भी हुआ। ठीक है, हालांकि कॉन्ट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे की हमें ज़रूरत है, ज़रूरत तो है, पर प्रॉफिट तो पूछा ही था ना, तो वो तो पहले निकालना था। पर ठीक है, सो अभी देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे कितना आएगा। तो वो निकाल क्यों रहे समझ में आ जाएगा अभी। वो इसलिए निकाल रहे क्योंकि अपन ने पढ़ा है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये भी पूछा है अपन से। और ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यही कारण है कि वो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे हैं या पर पेशेंट डे निकाल रहे हैं। ठीक है, और प्रॉफिट निकालना तो वो भूल ही गए, है ना। सो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया था, टोटल पेशेंट डे 8,000 है, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पेशेंट डे करेंगे तो एक पेशेंट डे का कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। मतलब एक पेशेंट एक दिन रुकता है, एक पेशेंट एक दिन रुकता है तो 1,299 का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है। रेवेन्यू तो 2,000 आता है, पर वेरिएबल खर्चे काटकर हमें 1,299 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन बच जाता है। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। आई होप आपको मार्जिनल कॉस्टिंग याद होगा, क्या पढ़ा था हमने, क्या समझा था, है ना। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सो फिक्स्ड कॉस्ट 48,61,000 है, उसको डिवाइड बाय करेंगे आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे से, तो आप क्या जाएंगे बीपी से 3,741 पेशेंट डे। ठीक बात है, तो अगर 3,741 पेशेंट डे तक हम पहुंच जाएं तो हमारा बीपी तो निकल जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, है ना। आने के चांसेस भी बहुत लगते हैं मुझे इस क्वेश्चन के, है ना। तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, आइए दोस्तों बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। तो ये हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, मैं यहीं से करवा रहा हूँ स्टडी मटेरियल से। ठीक है, इसके अलावा जो आपका नवंबर 19 एग्ज़ाम हुआ था उसमें एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था, बस फिगर्स चेंज थे। ठीक बात है, क्वेश्चन यही था, बस अमाउंट चेंज हो गए थे। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको मज़ा आएगा इसे करने में। ठीक है, ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी है ना, थोड़ा अटेंटिव रहना।
अ लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन अ स्मॉल हिल स्टेशन विथ 100 सिंगल रूम्स। ठीक है, तो एक लॉजिंग होम करके है जो स्मॉल हिल स्टेशन रन करता है और वहाँ पर कितने सिंगल रूम हैं? 100 सिंगल रूम है। ठीक है, द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट्स ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ इन अ ईयर। इससे एक बात क्लियर हो गई कि एक साल में जो 6 महीने होते हैं वो ऑफ सीजन वाले होते हैं और 6 महीने आपका जो मेन सीजन होता है उसके होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 6 मंथ ऑफ सीजन के बता दिए, मतलब रिमेनिंग 6 मंथ मेन सीजन के कहलाए। तो जो ऑफ सीजन वाले मंथ होते हैं उनमें हम कंसेशनल रेट चार्ज करते हैं, ऐसा इनका कहना है। और मेन सीजन में मेन वाला रेट चार्ज करते होंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है? ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब ये अपना जो ऑफ सीजन वाला पीरियड है ना, हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। तो भाई जितना हम मेन सीजन में रेंट चार्ज करेंगे उसका जस्ट आधा हम ऑफ सीजन में चार्ज करेंगे। ठीक है, ऑफ सीजन में रेट हम कम रखते हैं। ठीक है, फिर द मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट द 20% ऑफ द रूम रेंट। मतलब प्रॉफिट ये लोग 20% कमाते हैं रूम रेंट का, मतलब रेवेन्यू का, मतलब एक तरीके से सेल्स का 20%। तो कॉस्ट का कितना कहलाया? 25% है ना। तो टोटल कॉस्ट निकलेगी, उसमें 25% ऐड कर दोगे तो रूम रेंट निकल जाएगा, है ना। ओके, फिर क्या है? द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। एज्यूम करना है कि मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन, ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80%। तो मेन सीजन में 80% ऑक्यूपेंसी रहती है और ऑफ सीजन में 40% ओनली। ठीक है, बहुत अच्छा। टोटल इन्वेस्टमेंट इन होम इज 200 lakhs, of which 80% relate to building and balance for furniture and equipment। तो 200 लाख का 80% कर दो, आ जाएगा 160 लाख। ठीक है, तो 160 लाख की बिल्डिंग होगी, 40 लाख का आपका फर्नीचर इक्विपमेंट होगा। तो ये अमाउंट इसलिए बता दिए कि अगर आपको डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा तो कॉस्ट तो पता होनी चाहिए ना। बिल्डिंग पर अलग रेट से डेप्रीसिएशन लगेगा, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पर अलग रेट से लग जाएगा, है ना। ओके, फिर एक्सपेंसेस दिए हैं, तो ये बहुत अच्छा काम हो गया, इससे फोकट के नंबर मिल जाती है। एज इट इज़ हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस की सैलरी दी है, लिखा है, सॉरी ऑफिस मतलब गलत भूल गया मैं, स्टाफ सैलरी है ना, स्टाफ सैलरी दी है एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट। रूम अटेंडेंट का अमाउंट इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 5,50,000 रिपेयर्स टू बिल्डिंग, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सब दिया है। फिर एनुअल डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पर 5% लगाना है, तो मैंने बताया था 160 लाख की बिल्डिंग उस पर 5% लगा देना। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे 15% लगा देना स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। ठीक है, तो जो 40 लाख था उस पर 15% लगा देंगे। ओके, फिर क्या है? रूम अटेंडेंट आर पेड 10 पर रूम डे। तो भाई अटेंडेंट को क्या देते हैं हम? एक दिन का 10 रुपया दे देते हैं। एक दिन एक रूम में रहेगा वो अटेंडेंट के तौर पर, तो उसको 10 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम्स इन अ मंथ। तो ऑब्वियसली ऑक्यूपेंसी होगी, मतलब कोई होगा रूम में तो अटेंडेंट की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज अटेंडेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। सो ऑक्यूपेंसी पर डिपेंड करता है कि अपन अटेंडेंट को पैसे देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, देंगे कितना? एक दिन का 10 रुपया, एक दिन का एक रूम का 10 रुपया। मंथली लाइटिंग चार्जेस, ये सबसे स्पेशल पॉइंट है कैलकुलेशन पर्पज से, ये सबसे स्पेशल पॉइंट है। बच्चों को इसी में दिक्कत आई होगी सबको, ध्यान से सुनिएगा, है ना। मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 पर रूम एक्सेप्ट इन, अच्छा तो 120 पर रूम तो है ही लाइटिंग चार्जेस, एक्सेप्ट इन 4 मंथ इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। तो 4 मंथ कितना रहता है? 30 पर रूम ही रहता है। ठीक है, और ये कब होता है? विंटर की बात चल रही है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे। ठीक है, रूम रेंट निकालना है, तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि सारे खर्चे ऐड कर लूँ, उसमें प्रॉफिट ऐड कर लूँ, तो टोटल रूम रेंट निकल जाएगा। फिर डिवाइड बाय क्या कर देंगे अपन? जो भी आपके ये होंगे, अपन क्या बोलते हैं इनको, जो भी लोग आते होंगे तो उससे अपन डिवाइड कर देंगे, या फिर रूम डेज से कर देंगे। तो एक रूम, अच्छा हाँ रूम का निकालना है तो रूम डेज से डिवाइड कर देंगे, तो एक रूम का किराया निकल जाएगा, है ना। सो क्या करना है?
टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से टोटल रेंट आ गया, डिवाइड बाय रूम डेज कर देंगे तो एक रूम का एक दिन का किराया निकल जाएगा। नहीं, ठीक है। सो लाइटिंग चार्जेस बता दिया है 120 है पर रूम, और एक्सेप्ट 4 मंथ इन विंटर 30 पर रूम होगा, है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग द सीजन एंड द ऑफ सीजन। दोनों ऑफ सीजन के टाइम का भी आपको बताना है रूम रेंट पर डे का, और मेन सीजन का भी बताना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगोइंग इंफॉर्मेशन। आगे क्या है? अच्छा बस क्वेश्चन तो हो गया फिनिश। तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार फिर से रीड कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। या फिर ठीक है आप समझ लीजिए एक बार पूरा सॉल्यूशन, फिर आराम से आप खुद से करके देख लेना एक बार, है ना। ठीक है, तो पहले सिंपल वाला पोर्शन निपटाते हैं। ठीक है, तो आ जाइए कहाँ पर, आप आ जाइए यहाँ पर। ये बना है स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। स्टाफ सैलरी गिवन थी, रिपेयर्स टू बिल्डिंग गिवन थे, लॉन्ड्री चार्जेस गिवन थे, इंटीरियर गिवन था, सन्ड्री एक्सपेंस गिवन था। ठीक कह रहा हूँ मैं? ओके, तो इतना तो हर बच्चा कर सकता है। हाँ सर कर सकते हैं। अब देखो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 200 लाख का 80% 160 लाख, उस पर 5% का डेप्रीसिएशन लगना था, तो कितना आ जाएगा? 160 लाख का 5% कितना आएगा? 8 लाख आएगा। ठीक है, फिर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इक्विपमेंट 200 लाख का 20% मतलब 40 लाख, 40 लाख का 15% 6 लाख, ये भी बता दिया था मैंने। तो ये भी सिंपल पॉइंट हो गए, बोलो यारो। फिर रूम अटेंडेंट की वेजेस, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। लाइटिंग चार्जेस पर डिस्कशन करेंगे। ये 2 पॉइंट होगा डिस्कशन की। जैसे ये 2 पॉइंट आएंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक बात है, उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रेंट निकल जाएगा। ठीक है, और टोटल रेंट निकल जाएगा तो क्या करेंगे, है ना, मैं एक पूरा आइडिया दे देता हूँ, फिर इन 2 पॉइंट पर डिस्कस कर लेंगे अपन, है ना। टोटल रेंट आ गया सपोज ये, है ना, अपन ये कैसे यार निकालेंगे, तो यार 36,81,000। अब रूम डेज से हमने डिवाइड कर दिया 18,000 से, ये कैसे आया अपन कैलकुलेट करके देखेंगे अभी, है ना। तो ये आ गया 204.5। ठीक है, तो ये हो गया कि एक दिन का एक रूम का जो किराया है वो 204 है मेन सीजन के समय पे, और ऑफ सीजन में आधा होता है तो आधा ही, है ना। ऐसा कुछ होने वाला है। ये सब कैसे हो रहा है अभी बताता हूँ, है ना। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने राइट टिक बनाए हैं ये आप समझ गए होंगे। ठीक बात है, ये राइट टिक आप समझ गए होंगे, है ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके डेप्रीजन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं रूम अटेंडेंट की वेजेस पर और लाइटिंग चार्जेस पर। ठीक है, तो अगर रूम अटेंडेंट वेजेस निकाल ली है, मतलब अटेंडेंट्स की वेजेस निकाल ली है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने रूम डेज हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, अब सबसे काम की बात होने वाली है। कहाँ है अपन? हाँ यहाँ आ जाइए आप। सीज़न, जो मेन सीज़न होता है उसमें 80% ऑक्यूपेंसी रहती है। हाँ सर ठीक है, अब सुनना, आपके पास टोटल 100 रूम है। ठीक है, 100 सिंगल रूम है, देखो क्वेश्चन में 100 सिंगल रूम है। ठीक है, 80% ऑक्यूपाई रहते हैं 6 मंथ में, मतलब जो मेन सीजन होते हैं उसमें 80% तक वो भरे हुए रहते हैं रूम, है ना। सो 100 रूम्स इंटू 80% मतलब 80 रूम कब तक भरे रहते हैं? 6 महीने तक। ठीक बात है, और 30 दिन का एक मंथ होता है तो इंटू 30 कर दिया, या ऐसा समझ लीजिए कि 100 रूम्स हो गए ये। ठीक है, 100 आर इंटू 80% मतलब 80 आपके क्या हो गए? रूम हो गए एक तरीके से, है ना। इंटू ये तो हो गया एक दिन का। ठीक बात है, हर दिन आपके 80 रूम भरे रहते हैं एक तरीके से, है ना। 80% ऑक्यूपेंसी को अपन ऐसे बोल सकते हैं। फिर इंटू आप कर दीजिए 30 दिन, तो हो गया एक महीने का। इंटू 6 महीने का करना है तो इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी वही आएगा, है ना। तो ईजी लगेगा लिखने में, है ना। ओके, तो यार है 14,400 रूम डेज, 14,400 रूम डेज। ठीक है ना, डन। अब बढ़ते हैं आगे। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, देखना कि रूम कितने हैं, 100 का 80% भरा रहता है, मतलब 80 रूम हो गए एक तरीके से। तो ये हो गए रूम्स आपके, और डेज कितने हैं? 30 दिन एक महीने में होते तो 6 महीने में 180 दिन। ठीक बात है, अब देखो आप, ये रूम्स हैं ये डेज हैं, तो रूम और डेज मल्टीप्लाई करोगे तो उसे क्या लिख सकते हैं? रूम डेज, है ना। कितने आ जाएंगे? 14,400। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, ऑफ सीजन की बात कर लेते हैं। ऑफ सीजन में अगेन 100 रूम है लेकिन वो 40% ही भरे होंगे। ठीक है,
वही 6 महीने तक और 1 महीने में 30 दिन, तो यार है 7200 रूम डेज। ठीक है, तो टोटल रूम डेज कितने हुए आपके 14,400 और 7200, तो आ जाएगा रूम डेज 21,600। ये कैसे आया, ये 6 महीने मेन सीजन वाले हो गए और 6 महीने ऑफ सीजन वाले हो गए, सब मिलाकर रूम डेज आ रहा है 21,600। जब तक आप इन क्वेश्चंस को खुद से करके नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से एक बार सुन लो, फिर खुद से करके देखना, ना समझ में आए तो वीडियो को फिर दोबारा देखना, जहाँ डाउट हो वो बात सुनना, फिर भी ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा। ठीक है, ओके। तो 21,600 रूम डेज आ गए। अब अटेंडेंट को कितना देते थे वो निकल जाएगा। अटेंडेंट को हम पे करते थे 10 रुपये पर रूम डे। एक अटेंडेंट को एक दिन के हम 10 रुपये देते हैं। ठीक, एक अटेंडेंट एक दिन में एक रूम में ही रहता है तो उसको 10 रुपये हम दे देते हैं। तो 21,600 रूम डेज हैं, तो इंटू 10 कर दो तो आ जाएगा 2,16,000। क्या ये समझ में आया? तो एक स्पेशल पॉइंट हमने क्या समझा, रूम डेज निकालना। तो ऐसे इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कहीं पर हम पेशेंट डेज निकालते हैं, कहीं पर हम पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं, कहीं टन किलोमीटर निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक नॉर्मल बात होनी चाहिए अब ये, है ना, एक कंपोजिट या ज्वाइंट यूनिट निकाल देना, रूम और डेज को मल्टीप्लाई करके रूम डेज निकाल देना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चंस में मैंने समझाया था कि इसका मतलब सही इंटरप्रिटेशन क्या होता है ना, अभी उसको नहीं खींच रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ बस, है ना। ओके, सो अपना अटेंडेंट वेजेस भी हो गया। अब आ जाते हैं लाइटिंग चार्जेस पर। ठीक बात है, तो लाइटिंग चार्जेस का क्या करना है, तो उसका भी वर्किंग नोट देख लेते हैं। ये रहा लाइटिंग चार्जेस का काम। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। उन्होंने लाइटिंग चार्जेस के बारे में क्या कहा था पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था लाइटिंग चार्जेस के बारे में, ये रहा। मंथली लाइटिंग चार्जेस है 120 पर रूम। ठीक है, एक्सेप्ट इन 4 मंथ इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। तो 4 मंथ का छोड़ दो आप, वो 30 रुपये के हिसाब से हो जाएगा। बाकी की जो 8 महीने बचे तो वो 120 के हिसाब से लगेंगे। ठीक बात है। अब 8 महीने कौन से, तो ऐसे समझ लीजिए आप कि देखना 4 मंथ तो हो गए आपके कौन से वाले, जिनमें 30 रुपये के हिसाब से लगने हैं। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, है ना, ये सबसे मेन पॉइंट है। और 8 महीने लगना है आपका 120 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अब सवाल है कि ये 8 महीने कौन से वाले होंगे, ऑफ सीजन वाले या मेन सीजन वाले, बोलो। तो एक एजम्पशन हमें लेनी पड़ेगी। क्या एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि ये जो 4 मंथ हैं इसमें लिखा है कि ये विंटर सीजन वाले हैं, तो अपन मान के चलेंगे कि विंटर ऑफ सीजन वाले मंथ में आ रहा होगा। समझ रहे हो, ऐसा समझ लो, हिल स्टेशन अपन विंटर में नहीं जाते नॉर्मली, तो विंटर सीजन में ऑफ सीजन ही चलता है, मतलब हिल स्टेशन के लिए विंटर सीजन एक ऑफ सीजन ही है ना। तो ये एजम्पशन भी हम डाल सकते हैं और लॉजिकल भी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो उन्होंने कोई लूपहोल नहीं छोड़ा, और वो छोड़ते भी नहीं, उन्होंने खुद ही एजम्पशन लिख दी कि आप ऐसा मान लेना, आप ऐसा मान लेना कि ये जो 4 मंथ है ये ऑफ सीजन वाले होंगे। ठीक है, ओके। तो हमने मान लिया कि ये जो 4 मंथ है ये ऑफ सीजन वाले ही होंगे, क्योंकि हिल स्टेशन के लिए विंटर सीजन ऑफ सीजन ही होता है। तो ऑफ सीजन के ऐसे 6 मंथ थे, देखा जाए तो ऑफ सीजन के 6 मंथ थे, उसमें से 4 महीने विंटर हो गया, है ना। तो अब सुनना, ये जो 8 महीने हैं, अब इसमें एक तो 6 महीने हो गए आपके कौन से, सीजन वाले, मेन सीजन वाले। ठीक है, और 2 महीने और कौन से हो जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे आपके वो ऑफ सीजन वाले। ठीक है, तो टोटल 8 महीने का अपन 120 रुपये के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी देखो इसको, सॉल्यूशन किधर गया, ये सब बातें इन्होंने यहाँ लिखी हैं। देखो क्या लिखा है, it should be noted that being hill station winter season is to be considered as a part of off season. Hence non winter season of 8 month include peak season of 6 month and off season of 2 month. ठीक है, तो देखो सीजन एंड नॉन विंटर 6 महीने, तो देखो 100 रूम 80% ऑक्यूपेंसी और 6 महीने तक। ठीक बात है, और एक सेकेंड रुकना, हाँ ठीक है, और 120 रुपया है लाइटिंग चार्जेस। तो 100 रूम थे पर 80% टाइम भरे थे, तो मतलब 80 रूम आ गए एक तरीके से, है ना। एक रूम का लाइटिंग का चार्जेस 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 1 महीने का हो गया।
तो इंटू 6 मंथ कर देना है ना। लिखने का तरीका थोड़ा सा इनका अलग है। कायदे से इन्हें कैसा लिखना चाहिए, 100 इंटू 80% इंटू 120, तो ये हो गया 1 महीने का, ठीक है। 80 रूम इंटू 120 मतलब 80 रूम का 120 रुपये के हिसाब से 1 महीने का लाइटिंग चार्जेस, तो 6 महीने का कितना, इंटू 6 मंथ कर दो, है ना। तो आप सही तरीके से लिख लेना ताकि समझ में आए। तो ये आ रहा है 57,500, ओके। फिर अभी तो 6 महीने ही हुए, तो 6 महीने का हिसाब हो गया भाई, 8 और 4 का करना है, 2 महीने और बचे, तो ऑफ सीजन वाले 2 महीने और बचे, है ना। तो 100 रूम और अभी ऑफ सीजन में पड़ रहा है, तो मतलब 40% ऑक्यूपेंसी होगी भाई। 6 महीने तो मेन सीजन के ख़त्म हो गए, ठीक है। अब जो 6 महीने बचे हैं वो ऑफ सीजन वाले हैं, उसमें से 2 महीने हमें 120 के हिसाब से वो इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, तो 100 का 40% निकल जाएगा, मतलब 40 रूम इंटू 120, ये हम बिजली बिल पे करेंगे 1 महीने का, तो 2 महीने का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना 9600, तो ये हो गया 2 मंथ का, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बच्चे तो ये सोचते रहते हैं कि ज़रूरत ही क्या है ये डिसाइड करने की कि कौन से मंथ कौन से सीजन में पड़ रहे हैं। बोले सिंपल है ना, देखना कई बच्चों के मन में क्या आएगा, बोले देखो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 8 महीने और 4 महीने, तो 4 महीने 30 के हिसाब से, 8 महीने 120 के हिसाब से, यही बोला ना उन्होंने कि 8 महीने 120 के हिसाब से लगेगा और 4 महीने 30 रुपये के हिसाब से लगेगा। तो बोले 8 महीने का 120 के हिसाब से कर दो और 4 का 30 के हिसाब से कर दो। ये कर तो सकते हैं, पर इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप 120 मल्टीप्लाई करोगे तो आप किन से मल्टीप्लाई करोगे, जब जब रूम भरे होंगे, जब जब रूम भरे होंगे। अब समझना, अगर इसे आप मेन सीजन मानोगे, इस 8 महीने में अगर आप 6 महीने मेन मानोगे और 2 महीने आप क्या मानोगे, ऑफ मानोगे, तो इन 6 महीने में 80% ऑक्यूपेंसी है, तो रूम ज़्यादा आएंगे, रूम ज़्यादा आएंगे तो इनटू इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आएगा। समझ रहे हैं आप, पक्का ये बात क्लियर हुई आपको। और इन 2 महीने में 40% ऑक्यूपेंसी है, तो कम रूम भरे हैं, कम बार रूम भरे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा। अब सोचो, अगर कोई उल्टा सोच ले, अगर सोच ले कि ये जो 8 महीने हैं इन्हीं में वो 4 महीने आ रहे हैं, मतलब ऐसा हो जाए कि जो है ना वो विंटर सीजन है, विंटर सीजन मेन सीजन में आता है, सपोज कोई ऐसा मान ले विंटर सीजन ऑफ मेन सीजन में आता है, अगर ऐसा मान ले तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना यार। फिर आपके उस अकॉर्डिंग आपका ये भी चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि मेन सीजन में 30 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर तो वो, है ना। तो थोड़ा सा इशू है, आप उसको थोड़ा आराम से समझना, अभी बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो, है ना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 12 महीने में 8 महीने का हिसाब तो हमने कर दिया, 6 महीने मेन सीजन के 80% भरे हुए थे और 2 महीने 40% वाले जो भरे हुए थे रूम, तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब बचे 4 महीने, तो 4 महीने में देखो ऑफ सीजन में आते हैं, तो 100 रूम इंटू 40% करा, ऑफ सीजन में 40% ही भरे रहते हैं, इंटू 4 मंथ इंटू 30, तो आ गया 4800। इन तीनों को ऐड कर दो, 57,600, 9600 और 4800, टोटल आ गया 72,000। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यही था। आप आराम से सोचना, समझना खुद से, फिर जब समझ में ना आए तो आप फिर से वीडियो देखना, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ना समझ में आए तो आप उल्टा करके देख लिया करो। उल्टा करके मतलब ऐसा समझ लो आप कि चलो इसके लिए कुछ और करके देखते हैं, इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं। जो आपके मन में ख्याल आ रहा है ना कि हमें तो एग्जाम में ऐसा ख्याल ही ना था, हम तो कुछ और कर देते, तो आपके मन में जो भी आ रहा है ना कि हम कुछ और कर देते, एक बार करो, उसी कॉपी पर लिखो, ठीक है। और फिर देखो कि उसमें क्या गलत नजर आ रहा है, उसमें और जो इन्होंने यहाँ करा है उसमें क्या अंतर है। या आप मुझसे पूछो कि सर डिफरेंस क्या है दोनों बातों में, जो मैं कर रहा हूँ और जो इन्होंने करा है, तो आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। अभी आप जबरदस्ती इसी को समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप ना भी समझ पाओ, है ना। एनीवेज, अपन आगे बढ़ते हैं। सो लाइटिंग चार्जेस कितने आ गए, 72,000। फाइनली सारे खर्चों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29,44,800। ओके, डन। अब बात करते हैं प्रॉफिट ऐड करने की, तो 25% ऑन कॉस्ट ऐड कर दिया, तो टोटल रेंट आ गया 36,81,000, ठीक है। अब इन्हें डिवाइड करना है रूम डेज से, तो रूम डेज में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप डायरेक्टली पूरे साल भर के रूम डेज से डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक बात है सर, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीने मेन सीजन है और 6 महीने ऑफ सीजन है, तो इसका मतलब कि पूरे 12 महीने का रेंट एक ही थोड़ी होगा। अपन ने पढ़ा था 6 महीने का अगर 1 रुपया है तो बचे हुए ऑफ सीजन का 6 महीने का जो है वो आधा है उससे, मतलब 50 पैसे है। समझे आप बात को, मतलब मेन सीजन की रेंट से ऑफ सीजन का रेंट आधा है। तो अगर अपन डायरेक्टली रूम डेज से डिवाइड कर देंगे एक साथ तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो फिर कैसे होगा वो समझना आप, है ना।
तो ऐसे कैलकुलेशन भी अपन ने बहुत पढ़े हैं इस चैप्टर में। देखो 14,400 रूम डेज तो ये आए थे, ठीक है। 100% के हिसाब से इनका रेंट 100% चार्ज करते हैं। 14,400 का रेंट हम पूरा जो मेन रेंट होता है वो चार्ज करते हैं। तो ये तो 14,400 ही हो गए। अब समझना 7200 रूम डेज ऐसे हैं जिनका किराया आधा है। 7200 रूम डेज ऐसे हैं जिनका किराया आधा है, क्योंकि ये ऑफ सीजन वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन्हें भी फुल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फुल में कन्वर्ट करना मतलब ऐसे समझ लो आप कि सपोज मैं 10 लोगों से 1-1 रुपया लेता हूँ, तो टोटल कितने रुपये आएंगे मेरे पास? 10 रुपये आएंगे। मैं 10 लोगों से 1-1 रुपया लेता हूँ तो टोटल कितने आएंगे? 10 रुपये। इसकी बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 5 लोगों से 2-2 रुपये ले लूँ, तो भी कितने रुपये आ जाएंगे? 10 रुपये, है ना। सो 5 इज मतलब जो 5 है वो देखा जाए तो इस 10 के बराबर ही हो गया, इक्विवेलेंट ही हो गया पढ़ने के तरीके से, अगर ये चेंज कर दिए जाए, है ना। ओके, तो अपन ने क्या करा, 7200 लोगों से अपन आधा आधा किराया लेंगे। इससे अच्छा 3600 लोगों से पूरा पूरा ले लो, एक ही बात है। सही कह रहा हूँ मैं? 10 लोगों से 1-1 रुपया लोगे, इससे अच्छा 5 लोगों से 2-2 रुपया ले लो, एक ही तो बात है। ऐसे ही 7200 लोगों से आप आधा आधा रेंट लोगे, क्योंकि ऑफ सीजन वाले हैं तो इनसे आधा आधा रेंट लेना है। तो 7200 रूम डेज से आप आधा आधा लोगे, इससे अच्छा 3600 से पूरा ले लो, एक ही बात है। समझे आप बात को? ठीक है। जैसे ऐसे बोल सकता हूँ 7200 से आप 50 पैसा लोगे सपोज, तो भी कितने आएंगे? 3600 रुपये ही आएंगे। तो इससे अच्छा आप 3600 इंटू 1-1 रुपये के हिसाब से ले लो, तो भी तो वही बात हुई। लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो क्लियर है ये बात। 14,400 जो रूम डेज है इनका तो फुल किराया ही, क्योंकि ये मेन सीजन वाले हैं। जो ऑफ सीजन वाले हैं उनको मैंने क्या कर दिया, 7200 रूम डेज से आधा आधा लेंगे, इससे अच्छा 3600 से पूरा पूरा ले लो। सो फुल रेंट वाले रूम डेज कितने हो गए? 18,000। 14,400 प्लस 3600, 18,000 फुल रूम डेज हो गए। डन। ओके, अब क्या करना है, अब इस 18,000 से आप डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अब जब आप 18,000 से डिवाइड करेंगे ना पूरे टोटल रेंट को, तो जो रेंट आएगा वो किसका आएगा? वो फुल रेंट का आएगा, वो फुल रेंट आएगा। तो कुछ नहीं, उसका आधा कर देना, तो वो ऑफ सीजन वाले रूम्स का निकल जाएगा। समझे बात को? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना। सो देखो 36,81,000 को डिवाइड कर दो 18,000 से, तो मतलब जो फुल रेंट है वो 204 आ गया एक दिन का। एक दिन का एक रूम का फुल रेंट कितना है? 204। अब ऑफ सीजन में तो इसका आधा होता है, तो डिवाइड बाय 2 कर दो या इंटू 50% कर दो, 102.25 आ जाएगा, है ना। अब समझो, अगर आपको इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है तो एक काम करो आप, जो नवंबर 19 एग्जाम का क्वेश्चन है इसको करने के डायरेक्टली बाद आप सीधा वही कर लो। मतलब मैं तो कह रहा हूँ ये तो समझ लिया ना, अब डायरेक्टली आप चले जाओ नवंबर 19 एग्जाम के क्वेश्चन पर, उसको करके देखो। वो भी अपने नोट्स में ही होगा, है ना। आप ना हो तो आप देख लेना, अदरवाइज तो वो आप करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ आप अटकोगे ना, जहाँ पर भी आप अटक जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पर अपन मिस हो रहे हैं, गलती हो रही है, चलो इसको फिर से वीडियो में देख लेते हैं या फिर सर से पूछ लेते हैं, तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। अच्छे से कर लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कम ही होते हैं, है ना। बाकी तो सब नॉर्मल मिलेंगे आपको। ओके।